जय हिंद, वंदे मातरम। आज जेटेट प्रीवियस ईयर का हम सेट लेकर आए हैं। ठीक है, जेटेट प्रीवियस ईयर का जो हम 3 क्वेश्चन जो है उसको पहले करवा चुके हैं पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में। तो पूरे 60 वीडियो कलेक्शन देखना है अगर आपको तो, और एक अभी। ठीक है, अब इसमें क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो एसएसटी हमारा है, ये जो एसएसटी हमारा है ये 2016 से हम लिए हैं। ठीक है, टोटल 60 क्वेश्चन का प्रश्न था। 60 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन हम कल करवाए हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में पड़ा हुआ है, लिंक वैसे इस वीडियो में मिलेगा आपको। और 30 क्वेश्चन हम अभी करवा दे रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर करवाने के पीछे एक ही मतलब है हमारा, बार बार बता रहे हैं कि आप समझ जाएंगे कि किस टाइप का प्रश्न पूछता है। तो चलिए प्रश्न संख्या देखिए, कल का लास्ट वीडियो जो था वो यहाँ तक था, 30 प्रश्न संख्या तक। ठीक है, बाढ़ प्रभावित समतल भूमि उर्वरक क्यों होती है। आज हम प्रश्न संख्या 31 से देखेंगे कि क्या बताता है 31 में। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 31, तो 31 बता रहा है, बोलता है निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अत्यंत विरल रूप से फैले ग्राम पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिए, विरल का मतलब क्या होता है। विरल का मतलब होता है कम घनत्व। जहां घनत्व कम हो, जिस इलाके में घनत्व कम हो उसको विरल कहते हैं। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। तटीय केरल का पूर्वोत्तर भाग, गंगा का समतल क्षेत्र या मालाबार पठार। ठीक है, तो ये मालाबार पठार जो है, मालाबार पठार है, ये हमारा उत्तर होगा। आप बोलिएगा कि मालाबार पठार कहाँ है, तो मालाबार पठार है हमारा दक्षिण भारत में। कहाँ है, दक्षिण भारत इसको बोल सकते हैं, वैसे दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। तो चलिए डिटेल्स तो इसका हम बताएंगे ही, अभी सिर्फ देखते चलिए कि प्रश्न क्या था, प्रश्न कैसा पूछता है, जेटेट प्रश्न कैसा पूछता है। देखिए अब यहाँ से झारखंड का जीके है, झारखंड यानी एसएसटी समझिए, झारखंड से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन सा झारखंड में नहीं पाया जाता। क्या बताया, निम्न में से कौन सा झारखंड में नहीं पाया जाता। तो झारखंड का बात है, तो झारखंड में अधिकांश खनिज से रिलेटेड राज्य है, खनिज का भंडार राज्य है। तो अभ्रक पाए जाते हैं, तांबा भी पाए जाते हैं जी। सोना नहीं पाया जाता सर, यहाँ सोना नहीं होगा। इस सोना का मतलब गोल्ड है, झारखंड में गोल्ड नहीं पाए जाते, सीधे सीधे गोल्ड नहीं पाए जाते। तो ये हमारा उत्तर सी होगा। ऑप्शन का उत्तर क्या होगा हमारा, सी। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 33 का है। 33 क्या पूछा, बोलता है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। झारखंड का कम जनसंख्या वाला जिला सबसे कौन सा है, तो क्या लिखेंगे, क्या इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर होगा लोहरदगा। रांची तो राजधानी है हमारा, चतरा लोहरदगा के बगल का है, हजारीबाग भी लोहरदगा के बगल का है। लेकिन जो 4 ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन डी सही होगा। लोहरदगा जो है झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है, प्रश्न संख्या 34, प्रश्न संख्या 34, जमशेदपुर अशुद्ध लिखा हुआ, अभी शुद्ध हुआ है। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 बोलता है जमशेदपुर के टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, वही टाटा कंपनी समझ रहे हैं ना, टाटा एवं स्टील कंपनी पर्याप्त जल की आपूर्ति किस नदी से होता है। मतलब ये जो टाटा जो कंपनी है ना, टाटा कंपनी, यह किस नदी के किनारे और कहां से इसका जल ज्यादा पूरा आपूर्ति होती है। ठीक है, तो ये स्वर्णरेखा नदी जो है, स्वर्णरेखा नदी है। टाटा का सभी जो जल आपूर्ति जो हो रहा है वह स्वर्णरेखा नदी से हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 35 बोलता है झारखंड में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है। झारखंड में कम साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो ये पाकुड़। ठीक है, यहाँ धनबाद होता, ये पाकुड़ जिला जो है वो झारखंड का कम साक्षरता दर वाला जिला है। ठीक है, ये तो जीके है, इसको तो आपको सिर्फ देखना है, इसमें क्या डिटेल्स बताया जाए। प्रश्न संख्या 36, झारखंड में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व क्या है। देखिए यानी झारखंड का घनत्व पूछा। ठीक है, तो इसका घनत्व ये है 414 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब ध्यान रखिए, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में झारखंड में 414 लोग पाए जाते हैं, तो ये इसका घनत्व है। ठीक है, झारखंड का घनत्व हो गया। अब देखिए 37 नंबर पूछ रहा है मिश्रित कृषि क्या है। तो ध्यान रखिए, मिश्रित कृषि का क्या मतलब हुआ। मिश्रित कृषि का मतलब ये हुआ कि कृषि के साथ साथ कुछ अन्य काम करना जो कृषि ही कर सकता है, मिश्रित कृषि कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, खाद्य चारा फसल
खाद्य और चारा फसल उपजाने के साथ साथ पशुपालन, ध्यान रखिए यहाँ 3 चीज हो रहा है ना, पशुपालन भी हो रहा है, चारा फसल भी उगा रहे हैं और खाद्य फसल भी उगा रहे हैं। तो कृषि 1 2 3 कार्य किया तो मिश्रित यही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1, सॉरी मतलब यहाँ ऑप्शन 1 जो है उसी के साथ हम लोग जाएंगे। बाकी ये सब पढ़िए, ये सब ज़्यादा महत्व नहीं बचता है। अगला प्रश्न देखें हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न कहता है भारत में फसलों के निम्न समूह में से किसे रबी मौसम के दौरान उगाया जाता है? मतलब सीधा सीधा बोल रहा है कि रबी फसल के बारे में, ठीक है। तो रबी फसल के बारे में हम लोग जान रहे होंगे गेहूं चना जौ, ठीक है, गेहूं चना जौ या तो गेहूं जौ चना जो भी बोल रहे हैं एक ही बात है। तो यानी ऑप्शन नंबर ये सही होगा इसका, ठीक है। जेटेट इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था 2016 में, यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो बस हम लोग करते चलेंगे। क्या लिखा? अनेकता में एकता। तो अनेकता में एकता शब्द जो है ना भारत में सबसे पहले कौन बोला, किसने प्रवर्तित किया, मतलब कौन शुरुआत किए? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन स्टार्ट किए थे? ये कहना कि भारत में अनेकता में एकता है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू सही उत्तर होंगे, ठीक है। बाकी नाम भी बताएंगे। चलिए एक एक करके करते चलते हम लोग। 40वां नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सरकार का कार्य नहीं है? सरकार का कार्य नहीं है इसको पूछ रहा है, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान रखिए विदेश के साथ संबंध का प्रबंधन, ये तो सरकार का काम है भाई। दूसरा है प्राकृतिक स्रोतों का धारणीय उपयोग नियंत्रण और उसकी सुरक्षा। तो प्राकृतिक स्रोतों का सुरक्षा कौन करेगा? सरकार। चलिए ये भी सही टिक लगा। बैंक के कार्यों का नियंत्रण, ध्यान रखिए ये सरकार का कार्य है तीनों, ठीक है। जब तीनों सरकार का कार्य है तो ये नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि हम डी के साथ जाएंगे। डी में क्या लिखा? बोलता है किसी व्यक्ति तथा उसके रिश्तेदारों के बीच संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा कौन करेगा? सरकार नहीं करेगी, बाकी जिनको करना होगा करे, ठीक है। तो सरकार का काम ये नहीं है, कोर्ट का काम है, पंचों का काम है, सरकार का काम डायरेक्ट नहीं है। चलिए अगला प्रश्न बोलता है निम्न में से कौन सा मानवीय तथा राजनीतिक अधिकार नहीं है? राजनीतिक अधिकार नहीं है तो संघ और संस्था क्या है? ये राजनीतिक अधिकार है, तो ये उत्तर नहीं होगा। संपत्ति का अधिकार, हाँ ये देखिए संपत्ति का अधिकार क्या था पहले? ये पहले मौलिक अधिकार था, सबको पता होगा संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार था? मौलिक अधिकार। लेकिन अब ये मौलिक अधिकार के श्रेणी में नहीं आता, तो यही उत्तर सही होगा। संपत्ति का अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार नहीं रहा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। बोलता है कानून का ऊपर पद, कानून का ऊपर पद का क्या तात्पर्य है? कानून का ऊपर, ध्यान रखिए इनवर्टेड कॉमा में, कानून का ऊपर पद का क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब यह है ना कि राष्ट्र कानून के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। उत्तर ये होगा, अगर यहां पढ़े थोड़ा सा समझ लें, कानून का अनुसरण नहीं करता, कानून का अनुसरण करना होगा, गैर कानूनी कार्य ये हम नहीं करते, इनमें से सभी। तो ये जो ऑप्शन ये 3 दिया है ना, ये 3 नहीं होगा। कानून का ऊपर का मतलब हुआ कि राष्ट्र कानून के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या बताया है सुवर्ण रेखा। क्या बताया? सुवर्ण रेखा के रूप में किस कृषि उत्पाद को संदर्भित किया जाता है? ठीक, तो ध्यान रखिए ये जो है ना जूट से क्या बनता है? जूट से रस्सी बनता है सर, आपका रस्सी बनता है जूट से, ठीक है। तो ये जूट से जो रस्सी बनता है ना, इसी का नाम सुवर्ण रेशा दिया गया। सबसे अच्छा रस्सी क्वालिटी इसी से आता है। ये जूट जो किसान उपजाते हैं, ठीक है, कि कृषि उत्पाद है। जूट जो है कृषि उत्पाद, इससे रस्सी बनता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? सुवर्ण रेशा। तो जूट इसका सही उत्तर होगा। बाकी रेशा में कपास है, चाहे सभी किसानों द्वारा होता है, लेकिन वो ये जो है सुवर्ण रेशा हम लोग जूट को कहते हैं। प्रश्न संख्या 44 में क्या बताया निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया? ध्यान रखिए कौन सा संवैधानिक संशोधन जो है वह पंचायत को अधिकार दिया, ठीक है। तो 71वां नहीं, 72वां नहीं, 73वां। ध्यान रखिए 73 में हम लोग जाएंगे। 73वां संशोधन 1992 में हुआ। वहां पे क्या हुआ कि पंचायत को ना संवैधानिक दर्जा मिला, संवैधानिक अधिकार मिला, और वहीं से मुखिया का चुनाव, सरपंच का चुनाव जो हो रहा है वो 73वां संशोधन 1992 के बाद हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 45 देखिए। 45 बताता है बागवानी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मौसम का प्रकार कौन सा होगा? तो ये भूमध्य सागरीय, ठीक है। बागवानी के लिए जो सबसे अच्छा मौसम होता है यह भूमध्य सागरीय होता है। तो हम लोग ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। देखिए बाकी हम एसएसटी का डिटेल्स क्लास देंगे ना, तो वहाँ बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में। तो अभी तो हम 2016 के क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। ये इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप देख पाएं, समझ पाएं कि पैटर्न क्या होता है, परीक्षा में पूछता क्या है, कैसे पूछता है। तो इसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए। बाकी तो देखिए किसी भी एग्जाम को करेक्ट करना है ना, तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि झारखंड टेट आज तक 2 ही बार हुआ है, 2012 2016। तो आपके पास क्वेश्चन बैंक के रूप में 2 ही ईयर का होगा। तो
करवाया ही जाएगा। लेकिन क्या होगा ना, ये पूरे जब इसका फुल क्लास मिलेगा तो और अच्छा से बात समझ में आएगा। वैसे अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि क्या है नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको एकदम आप कठिन ना माने, ना ही तनाव लें, ये सब हो जाएगा। देखिए क्या लिखा, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चालू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो प्रथम राज्य भैया तमिलनाडु है। प्रथम राज्य कौन है? तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु इसका सही उत्तर होगा। तमिलनाडु इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 47। देखिए ये जो हम पीडीएफ से आपको जो पढ़ा रहे हैं ना, ये पीडीएफ हमारा ये आपको मिल जाएगा आइडियल सीटेट एकेडमी, इसी चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। उसमें जाके आप सर्च करें और ये पीडीएफ वहाँ से आपको मुफ्त मिलेगा। आप इसको प्रिंट आउट करा के और रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं कोई चक्कर नहीं है कि आपसे हम पैसा लें। और मेन चीज़ क्या है ना कि मेन चीज़ है कि आप एग्जाम को क्रैक करें, ठीक है। तो ये जो है प्रश्न संख्या 47 बोलते हैं संविधान द्वारा प्रत्यभूत समानता। ध्यान रखिए, संविधान द्वारा जो समानता का अधिकार का चर्चा होता है तो बोलता है कि किन दो तरीकों से सरकार कार्यान्वित कर सकती है। सरकार जो समानता का अधिकार है इंप्लीमेशन कर सकती है, उसका कोई दो तरीका बताइए, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ अल्पसंख्यक तथा कमजोर वर्ग, तो यहाँ एक ही पक्ष का बात किया गया, तो ये तो उत्तर नहीं होगा। कानून बनाकर योजना तथा स्कीम का कार्यान्वयन करना, तो देखिए ये तो ठीक है, ठीक है। कानून बनाकर योजना को इंप्लीमेंट करना, तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। बाकी देखिए, बाकी ध्यान रखिए, सी बोलता है संविधान को पूरे राष्ट्र में प्रचार करना, अधिकारियों को सभी व्यक्ति के प्रति समान बर्ताव करने को कहना, तो ये सब नहीं होगा। तो ये होगा कानून बनाना और योजना को इंप्लीमेंट करना। प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा राज्य द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो ध्यान रखिए जो द्विसदनीय विधायिका जो है ना, तो भारत के सभी राज्यों में 6 राज्यों को ना द्विसदनीय अधिकार है, यानी द्विसदनीय विधायक। ध्यान रखिए द्विसदनीय जो विधायिका जो है ना वो प्रस्तावित है, वह आता है भारत के 6 राज्यों में। कौन कौन? एक तो ही हो गया आंध्र प्रदेश, कर्नाटक दूसरा, महाराष्ट्र तीसरा, ठीक है, चौथा में है बिहार, पांचवा में है यूपी, ठीक है, और छठा में है तेलंगाना। तो ध्यान रखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी और तेलंगाना, ठीक है। तो ये 6 राज्य को जो है द्विसदनीय विधायिका चलता है यहाँ 6 राज्यों में। तो 6 राज्य के बाद कोई भी राज्य हो ना तो वहाँ द्विसदनीय विधायिका नहीं है। तो आंध्रा में भी है, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तो राजस्थान में नहीं है, तो उत्तर सी को जाएगा। समझे बात? अब पॉलिटी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पॉलिटी में क्लियर कर देंगे कि द्विसदनीय विधायिका क्या होता है और कैसे चीजें चलती हैं इसमें। देखिए अब यहां से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दिया। क्या बोलता है? बोलता है मानव पूंजी में निवेश का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन पढ़िए, बोलता है सभी को सही शिक्षा देना, सभी को सही मेडिकल देखभाल, उन व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना जिनमें किसी प्रकार की दक्षता में रुचि है। जी ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है। जब हम किसी को ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, और ट्रेनिंग देने के बाद वह किसी काम करने में दक्ष हो जाएंगे, ठीक है, स्किल्ड हो जाएंगे, तो क्या होगा? तो यही है मानव पूंजी में निवेश करना, ठीक है। प्रश्न संख्या 49 का सी उत्तर होगा। देखिए कुछ प्रश्नों का उत्तर यहाँ वहाँ है, तो ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए प्रश्न संख्या 50, मंत्रियों के कौन 3 स्तर किसी राज्य के लिए संभव है, ठीक है। अब एक मंत्री है, उनको ना 3 स्तर क्या क्या हो सकता है, ठीक, ध्यान रखिए। इसको पढ़िए, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वह राज्य मंत्री भी हो सकते हैं और उप मंत्री हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए जो मुख्यमंत्री हैं वह उप मंत्री नहीं हो सकते, जो प्रधानमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। मतलब एक ही टर्म में, मतलब एक ही टाइम में कोई प्रधानमंत्री है तो मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल काम है। और कोई मुख्यमंत्री है तो उप मंत्री का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा और ये तो कुछ है नहीं। तो ये कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री किसी राज्य के लिए संभव क्या है? 3 स्तर के लिए कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 51, ध्यान रखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हमारा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आपको सिर्फ उत्तर बता रहे हैं, डिटेल्स नहीं बता रहे हैं। डिटेल्स हम इसका कॉन्सेप्ट क्लास चलाएंगे, उसमें डिटेल्स आपको मिल जाएगा सब कुछ। प्रश्न संख्या 51 है, निम्न में से कौन से राज्य अपनी उच्च कृषि विकास दर की सहायता से गरीबी हटाने में पारंपरिक रूप से सफल रहे? मतलब ध्यान रखिए उन राज्यों का नाम बताना है जो अपना ना उच्च कृषि तकनीक से या उच्च कृषि के दर से क्या हुआ कि अपने गरीबी को हटा दिया, अपने राज्य गरीबी हटाए। तो उसमें ध्यान रखिए केरल तथा पश्चिम बंगाल का नाम आता है, तो ए में टिक यानी लगाएंगे, बाकी तो कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। 51
औसत आय क्या है? औसत आय का मतलब हुआ, इंग्लिश इसका करें तो क्या होता है? एवरेज इनकम। ठीक, तो एवरेज इनकम बराबर क्या होगा? कुल राष्ट्रीय आय बटा देश की जनसंख्या, मतलब कुल राष्ट्रीय आय, टोटल नेशनल इनकम, टोटल नेशनल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है, मतलब औसत आय का मतलब है कुल राष्ट्रीय आय बटा देश की जनसंख्या। बाकी ये जो लिखा हुआ है ना, प्रति व्यक्ति आय, कुल राष्ट्रीय आय, इसका कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रीय संपत्ति, देश के प्रति, ये इसका भी मतलब कोई मतलब, तीनों का कोई मतलब नहीं है। तो औसत आय का मतलब हुआ कुल राष्ट्रीय आय बटा देश की जनसंख्या। ठीक है, प्रश्न संख्या 53 बोलता क्या है कि निम्न में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है? तो चेक क्या होता है? चेक जो होता है ना, ये पेपर मनी कहलाता है। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ये बैलेंस है। कौन सा बैलेंस? अगर आप क्रेडिट कार्ड अगर आप करंट अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें अगर आप ज़्यादा पैसा निकालेंगे उसको ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। तो बैलेंस आपका जो कर्जा दिखता है बैंक का अकाउंट में। ठीक है, क्रेडिट कार्ड ये आपका प्लास्टिक मनी कहा जा सकता है। ठीक, डिमांड ड्राफ्ट क्या है? ये पेपर मनी भैया, ये पेपर मनी है। ठीक, तो कुल मिलाकर के ऑप्शन जो है इसका होगा ये सी वाला होगा, प्लास्टिक मनी क्या है? प्लास्टिक मनी जो है क्रेडिट कार्ड को कहा जा सकता है। ठीक है, प्लास्टिक मुद्रा। देखिए प्रश्न क्या कहा, क्या बोल रहा है प्रश्न, थोड़ा प्रश्न समझने का प्रयास करेंगे। बोलता है मैंने 5,10,000 रुपये में एक मारुति स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बुक किया था। ठीक, किए थे। उसके बाद बोलता है गाड़ी की सुपुर्दगी 6 महीने में करनी थी। ठीक, गाड़ी की सुपुर्दगी में देरी हुआ, गाड़ी की कीमत बढ़कर 5,25,000 रुपये हो गया। होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस मामले में क्या होगा? पहले प्रश्न समझिए। हम कहीं गाड़ी लेने गए हैं, उसका दाम 5,10,000 रुपये है। ठीक है, और उसको 6 महीना में देना था। अब 6 महीना में देना है तो पहले से हमारा बॉन्ड है, लेकिन 6 महीने के बाद गाड़ी का दाम जो बढ़ के हो गया 5,25,000, तो ज़्यादा कितना हुआ? तो ज़्यादा हुआ 15,000। ज़्यादा कितना हुआ? 15,000। अब इस 15,000 के बारे में पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो पहले देखिए, मुझे सुपुर्दगी के समय अतिरिक्त 15,000 का भुगतान करना पड़ेगा। जी नहीं, क्यों भुगतान करेंगे? गाड़ी का दाम 5 लाख से 6 लाख हो जाए, 1 करोड़ रुपए हो जाए, क्या मतलब है? 5,10,000 में हम बुक किए हैं, 6 महीना में उसको देना है, 6 महीना में 5 लाख के बदले 50 लाख हो जाए, तो इसमें हमारा कोई गलती नहीं है। गलती तो डीलर का है जो हमको गाड़ी नहीं दिया। दूसरा है, मुझे 15,000 रुपये भुगतान करने की कोई देता नहीं है क्योंकि देरी कार डीलर द्वारा हुआ है। हाँ, तो ये ऑप्शन सही है। हमको 15,000 रुपये ऐसा कोई मतलब नहीं है कि घटा के बढ़ा, और अगर घटा बढ़ा भी है तो देरी तो डीलर किया, हम तो कुछ नहीं किए। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, बाकी पढ़ लेंगे तो दिक्कत नहीं है। देखिए प्रश्न संख्या 55 क्या है? झारखंड में कितनी भूमि, ठीक है, यानी कितनी भूमि जो है कृषि के लिए उपयुक्त है? तो कृषि के लिए उपयुक्त भूमि जो झारखंड में है वह 38 लाख हेक्टेयर भूमि जो है इसी में खेती होता है। कृषि योग्य भूमि झारखंड में कितने हैं कृषि योग्य भूमि? तो 38 लाख हेक्टेयर हम लोग टिक लगाएंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 56 क्या बोला है? 56 है एनसीएफ 2005। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो क्या बताया कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन, जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, सामाजिक अध्ययन की पाठचर्या केंद्रित है। तो सामाजिक अध्ययन का पाठचर्या किस पे केंद्रित है? जी, बच्चों पर केंद्रित है। बच्चों को ध्यान में रखकर एसएसटी का करिकुलम तैयार किया गया है, सिलेबस तैयार किया गया है। बाकी का कोई चक्कर नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, 57 में क्या बताया? बोलता है निम्न में से किस स्थिति के अंतर्गत कक्षा के बाहर सीखने का क्रियाकलाप सफल होगा? तो किस स्थिति के अंतर्गत? ठीक है, देखिए थोड़ा सा पेडागोजी पैटर्न है, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या उत्तर होगा? ध्यान रखिए, अगर कक्षा के बाहर किसी बच्चा को और कुछ सिखाना है तो दीर्घकालीन पटचर्या का योजना का अंश बनाना पड़ेगा। अगर लघु मतलब ध्यान रखिए, दीर्घकालीन अगर बनाते हैं तो क्लास में भी वो बच्चा आपका रूटीन में है, और घर के बाहर जिसको हम लोग होमवर्क वगैरह देना होता है, तो कक्षा के बाहर अगर सिखाना है तो दीर्घकालीन पाठ्यक्रम में बच्चा को लाना होगा। ठीक है, बाकी को पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है।
बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अध्ययन पद्धति का महत्वपूर्ण लक्षण है। तो व्यक्ति अध्ययन पद्धति का जो महत्वपूर्ण लक्षण में 4 दिया है कि कक्षा में बिना निष्कर्ष का कोई कहानी सुनाना, छोटे समूह में छात्र एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, प्रत्येक छात्र को लेखन कार्य दिया जाता है, निष्कर्ष पहुंचने के बाद प्रत्येक समूह का संवाद करते हैं। ध्यान रखिए, तो अगर व्यक्तिगत अध्ययन करना है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, कक्षा में बिना निष्कर्ष का कोई कहानी प्रस्तुत करना। ध्यान रखिए, पेडागोजी है, पेडागोजी क्लास में क्लियर करेंगे कि आखिर इसको हम क्यों बोले हैं, ये उत्तर क्यों हुआ, ठीक है। ये पेडागोजी अप्रोच है कि इसको हम लोग देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या बताया, 59 बताता है कि शिक्षण के पूछताछ वाले अधिगम अपनाकर, ठीक है, अधिगम अपनाकर किसी छात्र द्वारा निम्न में से किस गतिविधि को अपनाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो अपनाया नहीं जाएगा तो प्रश्नोत्तर, यानी प्रश्नोत्तर जो हम लोग करते हैं, अधिगम अपनाएंगे तो प्रश्नोत्तर करने का ज्यादा चांस नहीं बनता, ज्यादा जगह नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट प्रश्न है, विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा प्रयोगशाला कार्य को पर्याप्त महत्व ना दिए जाने के एक कारण क्या है। ध्यान रखिए सर, क्या लिखा, प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क है। तो प्रैक्टिकल वर्क में, प्रयोगशाला कार्य में टीचर का जो है थोड़ा सा निरस्ता प्रतीत होता है, तो शिक्षक द्वारा जो है ना पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता, एक करके पढ़ेंगे। यह उन विषयों के लिए आवश्यक है जिनके लिए यह प्रस्तावित है नहीं। विद्यालय में प्रयोगशाला सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ध्यान रखिए, अगर प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध है ना, वहां भी यही हाल है कि शिक्षक द्वारा थोड़ा सा महत्व कम दिया जा रहा है प्रैक्टिकल वर्क को। यह मूल्यांकित नहीं होता, जी ये वाला ऑप्शन सही होगा, यह मूल्यांकित नहीं होती। शिक्षकों का कोई प्रायोगिक अनुभव नहीं, बहुत अनुभव होता है, इसके बाद भी टीचर्स प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाते। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए क्या है ना, ये एसएसटी के पूरे 60 क्वेश्चन है, ठीक है, 60 क्वेश्चन एक एक करके हम बताए हैं। डिटेल्स तो वैसे बहुत कम बताए हैं, डिटेल्स कुछ क्वेश्चन को किए हैं। तो आप क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, प्लस हम क्या कर रहे हैं, इन सभी प्रश्न से संबंधित जितना भी टॉपिक है एसएसटी का, उस पर हम क्लास आपको देने जा रहे हैं। और वो कॉन्सेप्ट क्लास करने के बाद ये भी समझ में आएगा और नेक्स्ट क्या हम लोग क्वेश्चन करेंगे ये भी आपका हो जाएगा, ठीक।